हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 11 और 12 जुलाई। तो वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे मैंने संडे का भी क्लब किया है इसके अंदर, तो पूरा बने रहिएगा आप अंत तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सकें सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसे स्किप कर देते हैं और वो मिस हो जाती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो ये है 11 जुलाई को पूरी दुनिया के अंदर बनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आप देख सकते हैं दो बड़े देश चीन और भारत, यदि इनकी हम बात करें तो दुनिया में नंबर 1 पे चीन है और फिर उसके बाद भारत है, सबसे ज़्यादा आबादी है। तो आबादी आपको पता है कि बहुत बड़ी, यदि आपके पास इतनी ज़्यादा आबादी है तो आपको रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आप समझ सकते हैं इंडिया का एरिया बहुत ही कम है, यदि हम चाइना के मुकाबले में बात करें, इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन इसके पास एरिया भारत से भी बड़ा है। कहने का मतलब रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं चीन के पास। वहीं आप देखिए नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे 32-35 करोड़ की आबादी है, कितना बड़ा एरिया नॉर्थ अमेरिका पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका नहीं, लेकिन मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ देश की। यहाँ पे तो कितना बड़ा इनके पास एरिया है और बड़े अच्छे से लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े आराम से लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसी आप ये लैटिन अमेरिकन कंट्री देख सकते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। तो इसी को कैसे कंट्रोल रखना है, कैसे इसको मैनेज करना है, ये सारी चर्चाएं होती हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है कि कितने मतलब बच्चे हमको पैदा करने चाहिए, क्या पॉलिसी है। चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी भी आई थी 1971 के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना फिर से अपनी 2 और 3 बच्चों वाली पॉलिसी लेकर के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ है, वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की दिखती हुई जा रही है वहाँ पे चाइना के अंदर। तो अपनी पॉलिसी नहीं लेकर के आ रहे हैं। भारत के अंदर भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ के सीएम ने कुछ इसके बारे में कुछ डिसीजन लिया है, उसके बारे में भी न्यूज़ इसके अंदर आई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है पॉपुलेशन को मैनेज करना, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। आप समझ सकते हैं जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा ही उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। लैंड की कमी होती है, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, लैंड, पानी, मतलब बेसिक चीज़ों की भी कमी हो जाती है उनके पास। तो इनको मैनेज करना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है प्रशासन के सामने, गवर्नमेंट के सामने। तो इसीलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, याद रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है 11 जुलाई की न्यूज़ है, यानी कि संडे की। तो बात की जा रही है रचेगा इतिहास, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अब तीसरी भारतवंशी महिला है। स्पेशली भारत की महिला है ये, तो ये बड़ी बात हो जाती है। इनका नाम है शिरीषा। तो अंतरिक्ष में एक और भारतवंशी की ऊंची उड़ान होने वाली है, इनका नाम है भारतवंशी शिरीषा बंदला। रविवार को वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप यूनिटी में अंतरिक्ष में जाएगी। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद 34 साल की शिरीषा अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतवंशी महिला होंगी। यूनिटी 22 नामक इस मिशन का नाम याद रखिएगा, यूनिटी 22। इस मिशन में वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक रिचर्ड बेंसन सहित 6 लोगों के क्रू में शिरीषा भी शामिल हैं। भारतीय समय अनुसार रविवार शाम 6:30 बजे यानी कल यूनिटी अमेरिका में न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। तो राकेश शर्मा से भी यहाँ पे इनके द्वारा प्रेरणा ली गई है, शिरीषा के द्वारा बताया गया है। बचपन में शिरीषा का सपना था अंतरिक्ष में जाने का। शिरीषा कहती हैं कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नाम याद रखिएगा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। उनसे इनको प्रेरणा मिली थी स्पेस की फील्ड में जाने के लिए। इन्होंने कहा है कि मैं अंतरिक्ष में बहुत बार जाना चाहती हूं और ये भी चाहती हूं कि और भी बहुत से लोग अंतरिक्ष में जाएं, ये इनके द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, भारतीय महिला इस प्रकार से स्पेस के अंदर तीसरी महिला हैं जो इस प्रकार का यहाँ पे एक प्रकार से रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो मिशन का नाम याद रखिएगा, यूनिटी 22 नामक मिशन में इनको शामिल किया गया है 6 लोगों के अंदर। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी शिरीषा बंदला। ये बात की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के जो पॉलिसी बात की जा रही है, लेकर के आने वाली जो पॉलिसी है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वहाँ पे बात की जा रही है 2 से अधिक बच्चे तो नौकरी छिनेगी। ये राज्यसभा में बिल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विश्व जनसंख्या दिवस से एक दिन पूर्व शनिवार को देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून चर्चा में रहा। 3 भाजपा सांसद थे यहाँ पे, सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव व अनिल अग्रवाल।
इस संबंध में प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया। आप समझ सकते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन नियंत्रण को लेकर के ये तीनों लोग हैं, इनके द्वारा राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया। प्राइवेट मेंबर बिल किनके द्वारा लाया जाता है? जो कि कहीं भी किसी मंत्री पद पर नहीं है, केवल वो उसके सदस्य हैं सदन के, उनके द्वारा यदि कोई बिल लाया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अगर इसी बिल को कोई गवर्नमेंट का मंत्री वहाँ पे लेके आता है राज्यसभा के अंदर, उसको बोलते हैं हम सरकारी बिल। तो इनके बारे में डिफरेंस जरूर आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। तो राज्यसभा में पेश किया गया। मानसून सत्र में इस पर चर्चा संभव है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय की ओर से तैयार बिल में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के साथ 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों के लिए कठोर नियम का प्रावधान भी यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मैंने आपको बताया कि यूपी ने कुछ डिसीजन लिया है तो ड्राफ्ट तैयार किया है। जनता से 19 जुलाई तक राय भी मांगी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या बात की जा रही है देखिए आप यहाँ पे कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी यदि आपका 1 से ज़्यादा बच्चा है। सरकारी कर्मचारी के 2 से अधिक बच्चे तो नौकरी छिनेगी, ये बात की जा रही है यहाँ पे। सरकारी या निजी नौकरी के आवेदन पर रोक लग जाएगी। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी। मताधिकार, राजनीतिक या अन्य संगठन बनाने का भी अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा। सदन में मनोनयन पर भी रोक लग जाएगी। आप सदन में भी नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे किसी भी सदन में। परिवार को मुफ्त भोजन, बिजली, पानी जैसी सब्सिडी नहीं मिलेंगी आपको। बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सारी फैसिलिटी आपसे छीन ली जाएंगी। इस प्रकार का ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है कि अगर इनके द्वारा इस प्रकार से चीज़ें नहीं रोकी गई, क्योंकि एक बड़ा कहते हैं ना पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट ये साबित हो जाएगा यदि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए जनसंख्या पर। उनके लिए कहाँ से हम खाने के लिए और जितनी भी सुख सुविधाएं वो कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, मतलब सरकार कितना करेगी उनके लिए जब तक हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के हालात हैं। तो इनके चलते राज्यसभा में प्राइवेट बिल लाया गया है। यूपी सरकार के द्वारा भी कुछ स्ट्रिक्ट यहाँ पे ड्राफ्ट अभी तैयार किया जा रहा है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं। तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा। बात की जा रही है यहाँ पे हरलीन की। हरलीन क्रिकेट की सुपर वुमेन यहाँ पे दिखाया गया है। इनको 3 इनके पिक्चर दिखाए गए हैं। ये देखिए बाउंड्री लाइन पे कितना बेहतरीन उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। कैच इनके द्वारा पकड़ा गया है। ये 3 अलग अलग पिक्चर हैं बाउंड्री लाइन की कि कैच यहाँ पे पकड़ रही थी, फिर इनका बैलेंस नहीं बना, कुछ इनके द्वारा बॉल फेंकी गई, फिर ये अंदर जाके बाहर आके इनके द्वारा पूरा ये कैच लिया गया। 3 पिक्चर के द्वारा बताया गया है। तो नॉर्थ थैम्पटन लंदन की बात की जा रही है, यूके की बात की जा रही है। T20 मैच में इंग्लैंड की एमी के शॉट को हरलीन ने बाउंड्री पर लपका। हरलीन है भारतीय टीम की प्लेयर है, ये क्रिकेट टीम की बात की जा रही है। हरलीन को लगा कि वो संतुलन नहीं बना पाएंगी तो उसने बॉल को बाउंड्री के भीतर उछाल दिया। इसके बाद हरलीन ने बाउंड्री के बाहर से मैदान में गोता लगाकर दोबारा कैच लपक लिया। तो इसकी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन तारीफ की जा रही है हरलीन की। नाम याद रखिएगा इस प्रकार से, जब भी कोई नाम चर्चा में होता है तो हरलीन क्रिकेटर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, बेहतरीन फील्डर हैं यहाँ पे। तो भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की ये एक अच्छी बेहतरीन प्लेयर हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। बात की जा रही है विंबलडन अभी चल रहा है, आपको पता होगा विंबलडन यूके के अंदर चल रहा है ये। इससे पहले फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसकी मैंने संडे को ही वीडियो डाली है। नाम देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा नाम, और किस प्लेस से संबंधित है वो खिलाड़ी। ये प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल की जो मैंने वीडियो डाली है विंबलडन के सारे अभी जो आ जाएंगे विनर निकल के, अब जो संडे आ रहा है वहाँ पे मैं इसकी भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सेपरेट विंबलडन को लेकर के। तो अभी यहाँ पे बात निकल के आ रही है महिला एकल की, यानी कि वुमेन सिंगल में किनके द्वारा खिताब जीता गया है। तो चेक खिलाड़ी हैं, चेक रिपब्लिक एक देश है, उसकी खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा फाइनल में चेक खिलाड़ी प्लिस्कोवा को हराया। मैं गलत बोल गया। तो चेक की खिलाड़ी थी जिनको कि इनके द्वारा हराया गया है, यानी कि प्लिस्कोवा को। तो इनका नाम है जिनके द्वारा ये वुमेन सिंगल जीता गया है, इनका नाम है एशले बार्टी। एशले बार्टी के द्वारा पहली बार विंबलडन की मलिका बनी है, बात की जा रही है। पहली बार इनके द्वारा ये विंबलडन का खिताब जीता गया सिंगल वुमेन में। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। तो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी हैं ये, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे मैं कल जो मैंने विंबलडन की वीडियो यहाँ पे फ्रेंच ओपन की वीडियो डाली है, तो उसको भी देख सकते हैं कौन कौन से प्लेयर उसके अंदर जीत करके आए हैं। वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए।
यहाँ बात की जा रही है भारत में अमरीकी राजदूत होंगे गर्सेटी। भारत के अंदर जो एम्बेसी होती है यूएसए की, उसके अंदर बात की जा रही है। इनका नाम है गर्सेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नए राजदूत के रूप में लॉस एंजलिस के गवर्नर हैं एरिक गर्सेटी को नामित किया है। सीनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। जलवायु से संबंधित C40 समूह के भी चीफ रहे हैं ये, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं ये। गार्सेटी जो कि भारत के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके एम्बेसडर होंगे, अभी इनको नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ बात की जा रही है, ये है आज की न्यूज, यानी कि 12 जुलाई की, पेज नंबर 1 पे है। ये हुआ है वज्रपात, यानी कि बिजली गिरने से मौतें हुई हैं लोगों की, बात की जा रही है। तो बात की जा रही है आमेर फोर्ट की। महल के सामने पहाड़ी के वॉच टावर पर गिरी है बिजली, जिसके कारण जयपुर के आमेर में 11 लोगों की जान गई है। 6 जिलों में कुल 22 जानें गई हैं। इस प्रकार से जो वज्रपात हुआ है या बिजली गिरी जिसको हम बोलते हैं, तो इनकी 22 लोगों की जान चली गई राजस्थान के अंदर, ये यहाँ पे बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मुझे आप बताइए, यहाँ बात की जा रही है आमेर फोर्ट की, बात की गई है, तो आमेर फोर्ट को कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो ये कुछ बात की गई है, इनके लिए कुछ सरकार के द्वारा कुछ सहायता भी देने की बात इसके अंदर की गई है, कुछ 4-5 लाख रुपए की। ठीक है, सहायता भी ज़रूरी है, लेकिन अब जिनकी जानें छिन गई हैं, ये प्राकृतिक आपदा एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी का कुछ मतलब हाथ नहीं होता है, लेकिन ये जाने गई हैं, इनके लिए बड़ी दुखद मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप भी सावधानी रखिए, जब भी कोई इस प्रकार की ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बिजली कड़कने जैसे कहीं हालात बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शेड में हो जाइए, थोड़ा छुप कर रहिए। तो ये एहतियात हैं जो कि आप अपने लेवल से भी कर सकते हैं। यहाँ बात की जा रही है 16 लाख किलोमीटर की गति वाला सौर तूफान, यानी कि सोलर तूफान धरती की ओर बढ़ रहा है, ये इसकी बात की गई। देख सकते हैं कितना भीषण है ये, तो इसके बारे में बता रहे हैं। ये वॉशिंगटन से न्यूज आई है यहाँ पे। सौर तूफान, सौर यानी कि सोलर, किसी भी समय धरती की सतह से टकरा सकता है। सूरज के वायुमंडल से उत्पन्न हुआ है ये। सूरज का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसी प्रकार से सूरज का जो एटमॉस्फेयर है वहां से ये उत्पन्न हुआ है। 16.09 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धरती की ओर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि इसके पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर टकराने से बिजली आ सकती है, बिजली गिर सकती है। बिजली यानी कि लाइट की बात कर रही है। बिजली, जीपीएस, सैटेलाइट सिग्नल गायब हो सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। आपका जीपीएस, सैटेलाइट सिग्नल, आपके मोबाइल टावर्स, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। विमानों की उड़ान और मौसम भी प्रभावित हो सकता है। इसका सबसे अधिक असर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वाले उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर रहने वाला है। ये बात की जा रही है कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कौन से हैं, जो नदर्न पोल और सदर्न पोल है ना हमारा, जब हम ग्लोब देखते हैं पूरा का पूरा इस प्रकार से, तो उत्तरी जो ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आसमान में चमकीली रोशनी दिखने के आसार हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सैटेलाइट को भी प्रभावित कर सकता है। दुनिया में संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि सौर तूफान 11 या 12 जुलाई को पृथ्वी से टकरा सकता है। तो आज है 12 जुलाई, देखते हैं क्या होता है। यहां बात की जा रही है जस्टिस सुजाता, इनको एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। जस्टिस सुजाता हैं ये, तो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला जज रह चुकी हैं ये, तो इनका नाम है जस्टिस सुजाता मनोहर। इनको रूथ बेडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा इस अवार्ड का। इस प्रकार की चीज़ें भी कई बार पूछ ली जाती हैं। इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि एक जज को प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ बात की जा रही है ये वैक्सीन की। वैक्सीन प्लाज्मा से बने एंटीबॉडी पर भारी एप्सिलॉन वेरिएंट के म्यूटेशन, तो ये एक नए वेरिएंट की बात की जा रही है कि वैक्सीन पर भी ये भारी है, यानी कि वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी, ये बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, सिएटल और VIR बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है ये, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि SARS-CoV-2 के वेरिएंट की सूची में शामिल एप्सिलॉन एक नया वेरिएंट है। जैसे कि भारत में आपने सुना होगा कटप्पा के बारे में, डेल्टा के बारे में, ये सब इसके वेरिएंट हैं। इसी प्रकार से ये बात की जा रही है वेरिएंट की, इसका नाम है एप्सिलॉन। तो ये बेहद खतरनाक वेरिएंट है जिसपे कि ये वैक्सीन और प्लाज्मा ये भी फेल हो जाएंगे, इतना खतरनाक वेरिएंट है ये। तो बात की जा रही है इसका पहला जो सैंपल लिया गया था अमेरिका में लिया गया था मार्च 2020 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस साल 5 मार्च को इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। इसका कारण इस वेरिएंट का एक से अधिक देशों में पाया जाना और सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैलने के लिहाज से जोखिमपूर्ण होना था। इसके फैलने की क्षमता को देखते हुए वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके चलते
हाल ही एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एप्सिलॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में मौजूद 3 म्यूटेशन की वजह से यह इतना घातक और संक्रामक है कि वैक्सीन से उत्पन्न या कोरोना से उबरने पर बनी एंटीबॉडीज़ को चकमा दे सकता है। इतना घातक है ये, जो एंटीबॉडीज़ बनी है उनको भी चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, ये टीकाकरण वाले लोगों के प्लाज्मा से तैयार एंटीबॉडीज़ की प्रभावशीलता कम करने में भी सक्षम है। प्लाज्मा की वायरस को उदासीन करने की क्षमता एप्सिलॉन वेरिएंट के मामले में 2 से 3.5 गुना तक कम होती देखी गई है। पाया गया है कि एप्सिलॉन म्यूटेशन के दौरान स्पाइक प्रोटीन की संरचना बदलने, विस्तारित करने और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है। इस वेरिएंट की कम से कम 34 अन्य देशों में पहचान हो चुकी है। तो ये बात की जा रही है एप्सिलॉन वेरिएंट के बारे में। ये आप देख सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जो कि भारत के अंदर बताया गया है। ये कुछ इस प्रकार से ईटा, आयोटा, कप्पा भारत में बताया गया है। लैम्डा एक वायरस है। एप्सिलॉन की बात की जा रही है, देख सकते हैं नाम ये दिए गए यहाँ पे। भारत के अंदर डेल्टा है, गामा ब्राज़ील के अंदर पाया गया है, बीटा साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया है, अल्फा यूके का है, ईटा यहाँ पे कई सारे देशों में पाया गया है। तो आयोटा देख सकते हैं यूएस में पाया गया है, कप्पा भारत में है, लैम्डा पेरू। एप्सिलॉन की बात की जा रही है, यूएस में पाया गया था मार्च 2020 में। जीटा है यहाँ ब्राज़ील के अंदर, थीटा है ये फिलीपींस के अंदर। तो इस प्रकार से ये बताए गए हैं नए नए वेरिएंट कहाँ पे कौन कौन से पाए गए हैं और कितने खतरनाक हैं, ये बात की जा रही है स्पेशली एप्सिलॉन वेरिएंट के बारे में। ये बात की जा रही है, टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाइनेंशियल ऐप्स को थर्ड पार्टी से डाउनलोड ना करें। ये आपकी प्राइवेसी का हनन कर सकते हैं और आपको एक इकोनॉमिक नुकसान भी दे सकते हैं। ये बात की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के फेक ऐप्स कर देंगे आपका अकाउंट खाली। जो क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने के लिए आप जो ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं थर्ड पार्टी के माध्यम से, थ्रू से, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। फेक ऐप से बड़े पैमाने पर स्कैम हो रहे हैं। 170 एंड्रॉयड ऐप्स का क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की सुविधा देने का किया जा रहा है दावा। 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना लगा चुके हैं ये ऐप्स। 25 ऐप गूगल के प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होने के बाद हटाए गए हैं। 93,000 लोगों के साथ ऐप्स के जरिए अब तक स्कैम हुआ है। 19,000 रुपये तक क्रिप्टो माइनिंग के बदले चार्ज वसूल रहे हैं फर्जी ऐप्स। तो ये इस प्रकार की धोखाधड़ी, इस प्रकार का नुकसान इनके द्वारा किया जा रहा है लोगों का। तो बात बताई जा रही है कि पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों की संख्या में इजाफा हुआ है। कानूनी मान्यता नहीं मिलने के बावजूद इसमें निवेश बढ़ रहा है। रेगुलेटर नहीं होने के कारण इस बात का भी पता नहीं चल पाता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म विश्वसनीय है और कौन नहीं। ऐसे में फेक के ऐप्स की मदद से बड़े पैमाने पर स्कैम किया जा रहा है। सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने कहा है कि करीब 170 एंड्रॉयड ऐप्स हैं जो क्रिप्टो माइनिंग की सुविधा देने का दावा करते हैं। वे यूजर्स से चार्ज भी वसूलते हैं। तो बात इसलिए की जा रही है कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये क्रिप्टो करेंसी वाला। कोई रेगुलेटर नहीं है इसको लेकर के, कोई कंट्रोलिंग नहीं है इसको लेकर के। लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ग्रोथ अच्छी हो रही है, यानी कि उनको रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। तो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक कौन आप बोल सकते हो। तो ये इसको लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकार की ऐप्स के जरिए क्या क्या धोखाधड़ी यहाँ पे की जा रही है, तो इनके चलते आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। बात की जा रही है जोकोविच साहब की, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के अंदर भी अपना एक ग्रैंड स्लैम जीता था, जो कि मैंने कल वीडियो डाली है, उसके अंदर भी इनका नाम है, आप देख लीजिएगा आप। तो इनकी बादशाहत कायम है। करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम इनके द्वारा जीता गया है। तो अब हो रहा है विंबलडन, वहाँ बात की जा रही है। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। नाम याद रखिए कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। मैंने अभी एशले बार्टी का नाम बताया था, वो ऑस्ट्रेलिया की थी, ये है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। करियर में 6ठी बार वर्ष के 30वें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन का खिताब यहाँ पे अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में जोकोविच ने इटली के मातेओ बेरिटेनी को हरा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस प्रकार की बन जाती हैं, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ बात की जा रही है अफगानिस्तान के अंदर यूएस से बाहर निकल रहा है, तालिबान अपनी जड़ें जमा रहा है। कंधार आपको पता है, काबुल कैपिटल है अफगानिस्तान की, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना था अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, कहीं भी सी से कनेक्टेड नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत से बाउंड्री भी लगती है। अफगानिस्तान की सबसे छोटी बाउंड्री जो भारत के साथ लगती है किसी देश की तो अफगानिस्तान की, लेकिन पीओके एरिया में लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत
ईरान के द्वारा अपना चाबहार पोर्ट डेवलप करने जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया में भारत को अपना जो ट्रेड है वो अपना वहाँ पे पहुँचाना है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है भारत को। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है भारत की। प्लस भारत चाहता था कि यूएसए वहाँ पे बना रहे, कहीं ना कहीं शांति बनी रहे, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जो कि भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है आने वाले समय में। तालिबान वहाँ पे अपनी अब जड़ें जमाने जा रहा है, क्योंकि यूएसए वहाँ से बाहर निकल रहा है। यूएसए अगस्त तक पूरी तरीके से अफगानिस्तान को यहाँ पे छोड़ देगा। तो आप देख सकते हैं इनके हाथ में कितनी खतरनाक ये गन्स लगी हुई हैं, AK-47 आई थिंक मेरे को लग रही हैं। तो इस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है अभी अफगानिस्तान पे। तो अफगानिस्तान में अब देखते हैं आने वाले समय में क्या दिशा होती है, क्या दशा होती है अफगानिस्तान की, ये देखने को मिलेगा। तो ये कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो बात की जा रही है, भारत ने कंधार से 50 राजनयिकों को व कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया है। तो भारत को भी लग रहा है कि अब वहाँ पे सुरक्षित नहीं है हमारे लोग, तो उनको भारत के द्वारा बाहर निकाल लिया गया है। भारत की जो वहाँ पे हाई कमीशन है वहाँ से भारत के द्वारा अपने लोगों को बाहर निकाला गया है। ये बात की जा रही है कैलिफोर्निया यूएसए का एक प्रांत है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो कैलिफोर्निया में आग लगी है, आपको बताया था मैंने। तो ये बात की जा रही है डेथ वैली की। आपसे पूछा जा सकता है कि डेथ वैली कहाँ पर है, तो आप बता दीजिएगा कि ये यूएसए में स्थित है। तो डेथ वैली में पारा देखा गया है 54 डिग्री के पार। इस बार भारत में पारा 50 पे भी नहीं पहुंचा है कहीं भी, लेकिन आप देख सकते हैं यूएसए के अंदर 54 डिग्री पारा पहुंच गया है। तो आग लगने जैसे हालात बन गए हैं। तो ये जो एरिया है डेथ वैली, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में है, यूएसए में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैकवर्थ कॉम्प्लेक्स फायर से उत्पन्न हुई सुगर फायर ने डायल में एक घर को कुछ इस तरह भस्म कर दिया। तेज हवाओं से भड़की आग पहाड़ियों से निकलकर सेंट्रल डॉयल नामक आवासीय इलाके में पहुंच गई और इसकी चपेट में आकर कई घर तबाह हो गए। वॉशिंगटन, अमेरिका के कई प्रांत भीषण गर्मी की चपेट में है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में पिछले 3 दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। तो नाम याद रखिएगा, डेथ वैली आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है। तो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर स्थित है डेथ वैली, जहां पर कि पारा 54 के पार भी पहुंच गया। ये बात की जा रही है राज्यपाल की। कर्नाटक में नए राज्यपाल ने शपथ ली है। यहाँ पे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि किसी कैबिनेट मंत्री को अब इनके द्वारा राज्यपाल बनाया गया है। तो कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है थावरचंद गहलोत साहब को। रविवार को कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो इनको शपथ कौन दिलाते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं वहाँ का जो हाई कोर्ट है, उनके CJI के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। अच्छा, एक और मंत्री हैं जिनको कि किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, उनका भी मेरे को आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट को भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।